नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के उस बीमा के बारे में जिसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में पूछा था आपसे कि क्या हमें इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। ईएसआई यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताएंगे, क्योंकि त्रिभुवन सिंह के कई महीने के प्रयास के बाद एक अखबार की कटिंग के अकॉर्डिंग जो कानपुर से ये खबर थी, वहाँ पर पीएसए महोदय ने इसकी अनुमति दे दी है। राज्य सरकार की मंशा के आधार पर ये किया गया है और अब शायद वहाँ पर कानपुर में 2400 से करीब लगभग शिक्षा मित्र हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। वैसे मिलेगा इनको, कई सभी को लगभग मिलेगा, क्योंकि इसके लिए प्रयास पूरे प्रदेश के लिए किया गया है त्रिभुवन जी के द्वारा। तो लेकिन आज हम इस वीडियो में बस ये बताने जा रहे हैं कि वो ईएसआई लाभ है क्या है जिसके पीछे इतने प्रयास किए गए हैं त्रिभुवन जी के द्वारा। तो ईएसआई की कंप्लीट डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, बताएंगे कि अगर ऐसा हो जाता है और शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिलता है तो शिक्षा मित्रों को इससे कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, कितना उनके मानदेय में से पैसा कटेगा, कितना राज्य सरकार देगी और ऐसा करने से उनको क्या क्या भविष्य में लाभ मिलेगा, क्या उनका भविष्य सुरक्षित होगा। यहाँ तक कि ऐसे शिक्षा मित्र जो सेवा काल में ही किसी भी अकाल मृत्यु के द्वारा जीवन लीला समाप्त हो जाती है, वो क्या उनको कुछ राहत मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो अखबार की कटिंग जिसमें त्रिभुवन सिंह के द्वारा ये जानकारी दी गई है। ये जानकारी है कानपुर से, जहां बेसिक विभाग शिक्षा मित्रों और निदेशकों को ईएसआई का लाभ देने पर सहमत हो गया है। इसके लिए क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपर आयुक्त को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पत्र लिखा है। पीएसए पवन तिवारी ने बताया है कि शासन के निर्देश पर यह पहल की गई। नगर के विद्यालय में करीब 2400 से अधिक शिक्षा मित्र और निदेशक हैं। वे लंबे समय से ईएसआई का लाभ लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से बीएसए कार्यालय को नोटिस भेजा गया था। इसमें नियमों का हवाला देते हुए विभाग से पंजीकरण कराने और धनराशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इस अखबार के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर नियोक्ता का अंशदान जमा होने की बात कही गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने बताया है कि विभाग 0.75% शिक्षा मित्रों के मानदेय से और 1.25% नियोक्ता की ओर से धनराशि जमा की जाएगी। तो सबसे पहले हम बताएं कि ईएसआई क्या है। ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा है जो ऐसे कर्मचारियों को दिया जाता है जिनकी आय 21,000 से कम होती है। पहले ये 15,000 थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 जुलाई 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया और ये आय 15,000 से 21,000 कर दी गई। यानी 21,000 से कम आय वाले पर मंथ आय वाले कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं। ईएसआई के बारे में डिटेल से जानने के लिए चलिए हम आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। कम आय वाले कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बीमा योजना उपलब्ध करा रखी है। इसका नाम कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना है। इसका फ़ायदा निजी कंपनियां, फैक्ट्रियां और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। ईएसआई के तहत मुफ्त इलाज का लाभ लेने के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी अथवा हॉस्पिटल जाना होता है। इसके लिए ईएसआई कार्ड बनता है। कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेजों के आधार पर स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। मौजूदा समय में देश भर में ईएसआई के 151 अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। पहले ईएसआई अस्पताल में ईएसआई के कवरेज में शामिल लोगों को ही इलाज की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया है। ये नियोक्ता आते हैं दायरे में, कौन कौन से नियोक्ता इनके दायरे में आते हैं? ऐसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में आते हैं जिनको जो है जो 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी जिनके अंडर काम कर रहे हो, यानी ऐसी कंपनियां जिनके यहाँ 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं वो इसको दे सकती हैं। इतनी सैलरी पर मिलता है फ़ायदा। कितनी सैलरी पर आपको ये ईएसआई का लाभ मिलेगा? ईएसआई का लाभ उन कर्मचारी को उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपये या इससे कम है। दिव्यांगजनों के मामले में यह आय सीमा 25,000 रुपये है। ईएसआई में योगदान की बात करें तो ईएसआई में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। मौजूदा समय में कर्मचारी की सैलरी 0.75% और योगदान ईएसआई में होता है नियोक्ता की तरफ से 3.25। लेकिन यहाँ पर अखबार में जो हमने बताया था कि यहाँ पर 0.75 शिक्षा मित्रों तरफ से और वहाँ पर 1.25 आपको कर्मचारी यानी नियोक्ता की तरफ से मिल रहा था। यहाँ ये ज़्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन जिन कर्मचारियों का प्रतिदिन औसत वेतन 137 रुपये है उनको ये योगदान देना होता है।
चलिए अगले इसमें बताएं कि कैसे रजिस्ट्रेशन का है। ईएसआई के रजिस्ट्रेशन की नियोक्ता की तरफ से होता है, यानी जो आपको नौकरी देता है, यानी कि राज्य सरकार इस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराएगी। इसके लिए कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होती है। नॉमिनी भी कर्मचारी को तय करना होता है। आयुष्मान, इसमें क्या हम अगली बात बताएं कि ईएसआई स्कीम में मिलने वाले फ़ायदे कौन कौन से हैं। फ़ायदे की बात ही तो हम इसमें कर ही रहे हैं कि आखिर फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो इस योजना में आने वाले कर्मचारी और उन पर निर्भर लाभार्थियों को 11 प्रकार के लाभ मिलते हैं। कौन कौन से 11 प्रकार के लाभ हम बता दें कि चिकित्सा लाभ मिलता है। ईएसआई में बीमित व्यक्ति और उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सा लाभ मिलता है। चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। प्राथमिक, बहिरंग, अंतरंग और विशेष सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों, औषधालयों और पैनल क्लिनिक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि अति विशेषता सेवाएं रेफरल के आधार पर देश के किसी भी प्रख्यात चिकित्सा संस्थानों में मिल सकती है। बीमारी लाभ क्या है। ईएसआई बीमित व्यक्ति को बीमारी के दौरान होने वाली छुट्टी के लिए 91 दिनों के लिए नगद भुगतान किया जाता है। इस दिन का लाभ भुगतान बीमारी प्रमाणीकरण से 7 दिन के भीतर हित लाभ मानक दर से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मातृत्व लाभ भी इसमें मिलता है। ईएसआई मातृ छुट्टी के दौरान डिलीवरी में 26 सप्ताह का अवकाश मिल सकता है। गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक और कमीशनिंग माँ या दत्तक माँ को 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन का 100% नगद भुगतान किया जाता है। पूरा का पूरा मानदेय मिलता है इतने दिनों की छुट्टियों पर भी। निःशक्तता का लाभ बताएं कि किसी बीमित व्यक्ति की अस्थायी निःशक्तता, यानी जो एक्सीडेंट में कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस स्थिति में, परमानेंट डिसेबिलिटी की स्थिति में भी जीवन भर निरंतर मासिक पेंशन का भी भुगतान करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बताएं कि आश्रित जन लाभ भी इसमें मिलता है। यदि किसी बीमित व्यक्ति की रोजगार के दौरान मौत हो जाती है तो ईएसआई के उसके आश्रितों को भी नियत अनुपात में मासिक पेंशन का भुगतान करता है। यह हित लाभ बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के अधिकतम 3 महीने के भीतर उसके आश्रित जनों को किया जाता है और उसके बाद नियमित रूप से मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है। पेंशन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बीमित व्यक्ति की पत्नी को पेंशन मिलेगी या दूसरे बीमित के बच्चों को मिल सकती है, और तीसरी तरीका यह है कि बीमित व्यक्ति के माता पिता को मिल सकती है। इसमें बेरोजगारी भत्ता भी है। यदि कोई बीमित व्यक्ति अनैच्छिक हानि या फिर रोजगार से अलग चोट लगने के कारण स्थायी रूप से डिसेबल हो जाता है तो उसे 24 माह की अवधि तक नगद मासिक भत्ता मिलेगा। यानी कोई ऐसी घटना घटती है कि वो काम करने लायक नहीं बचता है किसी भी उसकी वजह से, तो उसको 24 माह की अवधि तक मासिक भत्ता मिलता रहेगा। वृद्धावस्था चिकित्सा लाभ भी इसमें मिलता है। सेवा पूरा करने के बाद, यानी जब आप रिटायर हो जाएंगे तब भी बीमित व्यक्ति को ईएसआई अस्पतालों का लाभ मिलेगा। यानी आप रिटायरमेंट के बाद भी इन हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण है। ईएसआई रोजगार के दौरान चोट लगने से हुई डिसेबिलिटी के मामले में वसूला गया वास्तविक शुल्क या 123 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बीमित व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाता है। तो यहाँ मेडिकल का फ़ायदा है और एक ये है यहाँ पे कि शारीरिक पुनर्वास भी होता है। रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक निःशक्तता की स्थिति में बीमित व्यक्ति जब तक कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती रहता है उसे अस्थायी निःशक्तता हित लाभ की दर से भुगतान किया जा सकता है। प्रसूति व्यय भी मिलता है। जी हाँ, जिन मामलों में गर्भवती महिलाओं को ईएसआई अस्पताल में चिकित्सा लाभ नहीं मिलता है उनको बाहरी अस्पतालों में उपचार कराने के लिए 7,500 रुपये की दर से नगद भुगतान मिलता है। यह लाभ 2 बार मिल सकता है। अंत्येष्टि व्यय भी मिलता है। ईएसआई की ओर से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी अंत्येष्टि के लिए मूल व्यय पर या अधिकतम 15,000 रुपये का नगद भुगतान किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था ईएसआई का लाभ जो शिक्षा मित्रों को मिल सकता है। कानपुर में तो ये शुरुआत हो चुकी है और एक पत्र भी पहले त्रिभुवन सिंह ने जारी किया था जिसमें बताया था कि कुछ जिलों को छोड़ के ये यूपी के सभी जिलों में काम करेगा, लेकिन इस पर कोई भी सक्रियता नज़र नहीं आ रही है क्योंकि शायद अभी आप इसके लाभ से वंचित हैं। अगर ये लाभ सभी शिक्षा मित्रों को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसके लिए भी पहल तेज की जाएगी और त्रिभुवन सिंह जो अपने अकेले ही इस प्रयास में लगे पड़े हैं, शायद इसका लाभ जब पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मिल पाएगा। शायद नई शिक्षा नीति लागू होने पर शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण अगर हो जाता है तो क्या ये लाभ शायद उनको मिल ही जाए या इसके लिए प्रयास अभी से किया जाए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में दबा दें बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।
और ऐसी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ या अपने शिक्षा में साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह स्कीम शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों पर लागू हो सकती है। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ और कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।